जय हिंद दोस्तों। वेक्टर यानी कि सदिश की इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास तक अपन ने पढ़ लिया था सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर। आज अपन पढ़ने वाले हैं सदिशों का वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी कि पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि सदिशों को जोड़े कैसे, कैसे जोड़ा जाए, दो सदिशों को जोड़ के एक सदिश कैसे बनाए। अब पढ़ेंगे वियोजन, रिजोल्यूशन, यानी कि किसी एक सदिश को कैसे तोड़ा जाए। समझ गए? पिछली बार पढ़ रहे थे जोड़ने का, आज पढ़ेंगे अपन तोड़ने का। चलिए, और ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत काम आता है। आप जिसमें निकालते हो बल के घटक, एक्स घटक, वाई घटक, जेड घटक, तो यही वो टॉपिक है जिसे आप समझ गए तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, सदिशों का वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अपने पास क्या, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, कोई वेक्टर है ओपी, ओपी वेक्टर, इसको मैंने नाम दे दिया ए। ठीक है, ओपी वेक्टर है, इसका नाम दे दिया ए। तो मेरे को क्या करना है, इसके दो लंबवत घटक करने हैं। दो क्या करने हैं? परपेंडिकुलर क्या करने हैं इसके घटक, यानी कि देखो, यानी कि लंबवत मतलब एक ये हो गया, अगर ये सदिश ये है तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, जो घटक होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट, एक्स एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो एक्चुअली में ये हो जाएगा ए एक्स, ये हो जाएगा ए वाई। यानी कि अपन ने क्या किया, अपने पास सिंगल वेक्टर था, सदिश ए था, जिसको अपन ने दो पार्ट में बांट दिया। यहां से इसको गायब करके इसका एक भाग ये, इसका एक भाग ये। क्यों दो पार्ट क्यों बांटे? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर है, ये क्या कर रहा है, ये ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे। तो इसका देखोगे तो थोड़ा इफेक्ट तो इस साइड है, थोड़ा इफेक्ट ऊपर वाला है। समझ गए भाई? अगर आप इस लाइन के अलॉन्ग जा रहे हो, ऐसे ऐसे जा रहे हो, तो आप ऊपर भी जा रहे हो और इस साइड भी जा रहे हो। तो मैंने क्या कर दिया, इसके ये लाइन तो शो कर रही थी दोनों को साथ में, इसको भी शो कर रही थी, इसको भी शो कर रही थी। अब मैंने इसको तोड़ के इसको गायब कर दिया और इसको बना दिया। यानी कि मतलब एक साइड तो ये जा रहा है, इस साइड जा रहा है, एक साइड ये जा रहा है। समझ गए? तो आखिर में इसके जो दोनों गुण थे, इस साइड जाने वाला, इस साइड जाने वाला, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दोनों क्या एक दूसरे के लंबवत है। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि इस एक्सेस से ये कितना 90 डिग्री होता है, इस एक्सेस से ये एंगल थीटा है। ठीक, अब देखो, अब आप देखोगे कि त्रिभुज OMP में त्रिभुज नियम से देखोगे तो चूंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर को अपन पैरेलल समांतर शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी इतना का साइज का है। ठीक है, तो मैं इसको ए वाई लिख सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए वाई वेक्टर, तो यहां से देखो ओपी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, OM प्लस MP, OM प्लस MP। यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई। यानी कि मतलब क्या हो गए, ए वेक्टर के दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया ए एक्स घटक, ए वाई घटक। समझ गए? अपन ने इसके दो कंपोनेंट कर दिए, एक्स एंड वाई। ठीक, अब देखो, अब कोई आपको कहीं पर भी ऐसा दिया हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालो, मापांक कैसे निकालो? देखो, एक शब्द होता है क्या बोलते हैं, परिमाण और परिणाम। परिणाम अलग चीज होती है। ठीक है, जो परिमाण होता है, परिमाण या मापांक, ठीक है, एक ही चीज। जबकि ये इंग्लिश में बोले तो मैग्नीट्यूड, और मॉड्यूलस। ठीक है, ये मापांक। तो अब जैसे कि ए वेक्टर है, तो पहले तो आपको पता था कि भाई कोई सिंगल, जैसे कि मैंने बोल दिया कि ए वेक्टर बराबर 3J, तो आपको पता है इसका मॉड्यूलस कितना होगा, मापांक कितना होगा, 3 होगा। अगर ये -3J होता है तो भी आप कितना होता, 3 ही होता, क्योंकि इसमें मापांक क्या होता है, मापांक मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर ऐसे हो, एक ऐसे दो पार्ट में हो, तो कैसे निकालोगे? तो एक्चुअली अगर आपको पूछे कि ए वेक्टर का मॉड्यूलस मापांक क्या होगा, ए इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये ऐसा क्यों होता है? देखो कहां से आया, आपको पता है, मैंने माना इसका मापांक यदि ए एक्स है, इसका मापांक यानी कि ये लेंथ, इसका मापांक ए वाई है, तो यानी कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ए वाई।
ये वाई लेंथ ए वाई, ये लेंथ ए एक्स, तो अपने को निकालना है ये लेंथ भाई, इसका मापांक, इसका मॉड्यूलस, ठीक है, यानी कि ये लेंथ। तो इस लेंथ को निकालोगे तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है आपको, कर्ण निकालना है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो निकालना आपको कर्ण है, तो यानी कि साफ बात है, जो आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और उनका रूट कर दो, समझ गए। ये तो होगा भाई, इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो यहां से रूट करोगे तो ये बराबर क्या जाएगा, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बात क्लियर, ठीक है। तो ये अब ऐसे निकलेगा मापांक। अब देखो यहां पर ये ए एक्स क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि चूंकि यदि ए एक्स का मॉड्यूलस या मापांक मैंने अगर ए एक्स ये है, तो साफ बात है इसके साथ मैं अगर आई जोड़ दूं तो ये इसको शो करेगा, क्योंकि आई क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर सॉरी जो एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर जो किसको शो करता है, एक्स वाली डायरेक्शन को, ठीक है। तो इस साइड जाना मतलब ए एक्स, इस साइड यानी कि ये क्या हो जाएगा, ए एक्स वाला ए एक्स आई, ऊपर वाला ये वाला ए वाई इज इक्वल टू ए वाई जे, ठीक है, बात क्लियर। तो कुल मिला के ये जो आपने तोड़ा है दो पार्ट में, वो क्या हो गया, ये होगा ये ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, बात क्लियर, ये बन गया। अब देखो यहां से देखो, अब एक्चुअली में यदि आपको निकालना है ए एक्स और ए एक्स, ये निकालना है मॉड ऑफ ए एक्स, यानी कि ए एक्स का मापांक, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, ए एक्स बोल रहा हूं, वो क्या होता है, ए कॉस थीटा, ठीक है। इसको आप ए कॉस थीटा भी बोल, इसकी फॉर्म में बोले तो ए कॉस थीटा, और इसको बोले तो ए साइन थीटा। ये कहां से आया, तो देखो भाई अपने को ये पता है, ये पता है और ये निकालना है, तो अपने पास जो त्रिभुज फॉर्मूला होता है, ये भी आपको क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है आपको, आधार दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, लाल का साइन कॉस और टेन, ठीक है, जो कॉस होता है, कॉस क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है, ए एक्स बटा कर्ण, ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, देखिए एक्स इज इक्वल क्या जाएगा, ए कॉस थीटा। इसी प्रकार आप इसके लिए भी देख सकते हो कि ये थीटा है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। और फिर यहां पर भी ये करो अप्लाई, तो आपको जो ए वाला पार्ट दिखेगा वो क्या दिखेगा, ए वाला पार्ट सॉरी ए वाई वाला, वो दिखेगा ए साइन थीटा, वो किसमें दिखेगा, ए साइन थीटा में। बात क्लियर, ये होता है सदिशों का वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ऐसे आप इसको डिवाइड किया सकता है, बांट सकते हो, ठीक है, बात क्लियर। अब मैं लेके आता हूं आपके लिए एक एग्जांपल करवाता हूं, उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब समझिए ये मस्त वाला एग्जांपल, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो अब आपको दिया हुआ है फोर्स बल है, ठीक है, वो ये क्या है, एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, ये दोनों क्या एक दूसरे के लंबवत है, एक्स एंड वाई एक दूसरे के लंबवत है। अब देखो ये बात आप मतलब इस चीज से कभी कंफ्यूजन मत होना कि मतलब सर हमेशा एक्स इस साइड ही होगी, वाई इस साइड होगी। अपने जो वियोजन करते हैं ना, रिजोल्यूशन करते हैं ना, उसमें एक्चुअली अपने पास कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके दोनों पार्ट है ना, ये वाला और ये वाला, दोनों ऑप्शन वो एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई ऐसे है, तो भी आप वियोजन कर सकते हो कि ये ऐसे भी होता ना, और यहां पर कोई होता तो भी अपने को उससे कोई मतलब नहीं, ये दोनों ऐसे है उससे कोई मतलब नहीं, ये दोनों लंबवत होनी चाहिए, समझ गए, ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि मैं आपको बताऊंगा इसका भी लास्ट में कैसे। चलिए पहले इनको समझ लेते हैं कि यदि आपको ये दिया हुआ कोई एफ कोई बल लग रहा है और ये एक्स एक्सिस से थीटा कोण पे लग रहा है, एक्स एक्सिस से थीटा कोण पे लग रहा है, ठीक। तो मैंने माना कि यदि एफ कोई वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, एफ, समझ गए, एफ तो क्या वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, एफ हो गया, मैंने मान लिया। तो यदि एफ इसका एक मैग्नीट्यूड है तो इसका ये वाला जो घटक होगा कंपोनेंट, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका होगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि इसको मैं क्या बोल सकता हूं,
एफ एक्स, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, यानी कि इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एफ वाई, ठीक है। क्या बोल सकता हूं, एफ वाई, ठीक है। हमेशा जो पास वाला होगा, ध्यान रखना, खोपड़ी में बिठा लेना बात, पास वाला कॉस, दूर वाला साइन, पास वाला कॉस, कॉस थीटा, दूर वाला साइन, दोनों को अपन क्या करते हैं 90 डिग्री पे अपन क्या करते हैं, वियोजित करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के 90 डिग्री, बस ये कंडीशन है, ठीक है। चलिए, तो यहां से यदि आपको बोले, अब देखो ये एक्चुअली में एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स को यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिखो तो एफ एक्स वेक्टर फॉर्म, अब इसके साथ क्या जोड़नी है, दिशा और जोड़नी है, दिशा, तो एफ कॉस थीटा आई कैप। इसी प्रकार इस एफ वाई को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, एफ वाई एफ साइन थीटा और ये जे कैप। तो एक्चुअली टोटली जो ये हो गया आपका एफ वेक्टर, ये क्या है, एफ वेक्टर आप दो पार्ट में बांटोगे तो दो पार्ट आपके सामने क्या निकल के आए, तो एफ, चलो मैं इसको एफ एक्स प्लस एफ वाई लिख लेता हूं पहले, तो एफ एक्स प्लस एफ वाई, और जहां पर एफ एक्स क्या है, एफ कॉस थीटा आई, दूसरा है एफ साइन थीटा जे, ये हो जाएगा पूरा का पूरा एफ सदिश, ठीक है। तो ऐसे बांट लिया, बात क्लियर। इस एफ वेक्टर और एफ में कंफ्यूजन क्लियर ना, एक्चुअली ये एफ वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर तो क्या सदिश है पूरा, और इसका जो मॉड्यूल्स है, मापांक को कैसे ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड को, वो क्या आता है एफ, समझ गए, वो क्या आता है एफ। उसी प्रकार एफ एक्स का मापांक क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, एफ वाई का मापांक एफ साइन थीटा, ठीक है, मैग्नीट्यूड, बात क्लियर, ठीक है। अब देखो इसके लिए, देखो तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैंने कहा था ना पास वाला cos थीटा, तो यहां पे हो जाएगा अभी ये वाला भाग हो जाएगा f cos थीटा, समझ गए, ये हो जाएगा f cos थीटा, और ये हो जाएगा एक्चुअली में f sin थीटा, ये हो जाएगा f sin थीटा, ठीक है। बाकी चीजें यानी कि आप इसके पार्ट देखो तो क्या हो जाएंगे, इसके पार्ट हो जाएंगे f इज इक्वल टू f sin थीटा आई कैप प्लस f cos थीटा जे कैप, ठीक है, एफ साइन थीटा आई कैप और एफ कॉस थीटा जे कैप। अब देखो इसको, देखो इसको देखो, तो एक्चुअली मैंने क्या कहा था, सिंपल सा लॉजिक किया रखना, पास वाला कॉस थीटा बस, दूर वाला साइन थीटा, सॉरी पास वाला कॉस थीटा, दूर वाला साइन थीटा। लेकिन चूंकि यहां पर अब अल्फा है, दूसरा क्या दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, यहां पर तो क्या ये थीटा था, पास वाला कॉस थीटा, दूर वाला साइन थीटा, ये क्या है, थीटा था, पास वाला कॉस थीटा, दूर वाला साइन थीटा, लेकिन यहां पर एंगल दूसरे दूसरे आ गए, तो भी लॉजिक वही लगेगा, पास वाला कॉस थीटा, यानी कि मतलब अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा एफ कॉस एल्फा, एफ कॉस एल्फा, ये वाला पार्ट, ठीक है। और इस वाले पार्ट की बात करो तो एफ कॉस बीटा, एफ कॉस बीटा, ठीक, बात क्लियर। क्योंकि अगर इस वाले और इस वाले केस की अगर तुलना करें तो अल्फा बराबर तो थीटा है, तो बात क्लियर, लेकिन अब बीटा की जगह क्या हो गया, एक्चुअली में बीटा की जगह आ गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, तो 90 माइनस थीटा क्या हो गया, बीटा हो गया, तो अब cos 90 माइनस थीटा यानी कि क्या होता है साइन थीटा, तो देख लो साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसे करना आपको कंपैरिजन, तो यानी कि एफ एक्चुअली में, तो ये क्या हो जाएगा एफ कॉस अल्फा आई कैप एफ कॉस बीटा जे कैप। इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर को तोड़ सकते हो, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट कर सकते हो, ठीक है। एफ कॉस अल्फा आई कैप, ये इस साइड वाला कंपोनेंट, और आई कैप और जे कैप क्या है, एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, तो डायरेक्शन को शो करते हैं, एक्स एक्स की डायरेक्शन में कौन सा शो करेगा, आई को, आई वाला, इस खुद का आई का यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होता है, 1 होता है, इस खुद के आई के मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होता है 1, जे के मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1, ठीक है। हाँ, तो ये क्या एकांक सदिश है, एकांक सदिश का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मापांक कितना होता है, 1 होता है, बात क्लियर। अब देखो, तो अब जो ये सारी बातें तो सिर्फ कंडीशन सिर्फ ये है कि अपन जो घटक जो तोड़ते हैं ना, वो एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे तोड़ते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आपको कोई दिया हुआ है, ऐसे है कोई ऐसे, ठीक, अब ये एंगल 90 होना चाहिए बस, बाकी से अपने को कोई मतलब नहीं। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे को दे दिया बल, ये एंगल दे दिया थीटा,
ठीक है, ये कोई फोर्स दे दिया ऐसे, तो मैं क्या तोड़ू, पास वाला cos थीटा, दूर वाला sin थीटा। ठीक है, एक्चुअली में रियल फार्मूला तो क्या, पास वाला cos थीटा, ये फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि ये थीटा है, ये 90 बाई थीटा। ठीक है, तो इसी से पास वाला cos थीटा देखिए f cos 90 बाई थीटा, तो आखिर में वही तो क्या बनता है, cos 90 बाई थीटा sin थीटा बन जाता है। ठीक है, इसीलिए ये दूर वाला अपन sin थीटा बोल देते हैं। ठीक है, अगर रियल फॉर्मूला क्या है समझने के लिए, पास वाला cos थीटा, याद रखना, खोपड़ी मिटा देना, पास वाला घटक हमेशा क्या बनाता है, cos थीटा। ठीक है, ये बात क्लियर रखना। और हमेशा अपने को कोई मतलब नहीं, ये एक्स एक्स ये भी हो सकती है, आप यहां पर भी आप इसको एक्स मान सकते हो समझने के लिए। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ अपने केस क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए कि भाई ये दोनों अक्ष से ये क्या लंबवत होनी चाहिए, लंबवत है तो इसका एक घटक इस साइड ले सकते हो, एक घटक इस साइड ले सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वेक्टर के दो लंबवत घटक बना सकते, दो घटक बनाओगे तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। ठीक है, बात समझ गए। हाँ, तो इस तरीके से ये फ्यूजन होता है, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। चलिए अब देखो, अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन। अभी तक जो अपन ने पढ़ा था वो क्या था, 2 डायमेंशनल था, पर एक्स एंड वाई के लिए पढ़ रहे थे, एक एक्स एक्सेस दूसरी वाई एक्सेस। अभी अपन पढ़ेंगे एक्स वाई और जेड तीनों के लिए। अब एक्चुअली अभी जो पीछे पढ़ा था वो तो क्या था एक्चुअली में कि भाई ये एक्स है, वाई है, और ये तीसरा ये कोई वेक्टर है, यहां से गुजर रहा है जो कोई एंगल बता रहा है ऐसे। अब एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक जेड एक्सेस हो रहा है 3 डायमेंशनल। अब इनके बीच में कोई वेक्टर है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इससे भी कुछ एंगल बनाएगा, एक्स एक्सेस से भी, वाई से भी बनाएगा और जेड से भी बनाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कोई ए वेक्टर है, वो क्या कर रहा है, एक्स वाई व जेड से जो एंगल बना रहा है वो अल्फा बीटा और गामा कोण बना रहा है। ठीक है, तो उसके घटक एक्चुअली में क्या होंगे, ए वेक्टर का ए एक्स आई प्लस ए वाई जे यानी कि वाई की दिशा में, ठीक है, ए वाई जे, और के यानी कि जेड वाली दिशा में ए जेड के, जहां पे एक्चुअली ए एक्स क्या होता है, ए कॉस अल्फा, ए वाई ए कॉस बीटा, ए जेड ए कॉस गामा। क्यों, क्योंकि पास वाला कॉस होता है, इसलिए क्योंकि एक्स से एंगल अल्फा तो कॉस अल्फा, वाई से एंगल बीटा तो कॉस बीटा, जेड से एंगल गामा तो कॉस गामा। इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मापांक। ठीक है, तो ए का अगर मापांक पूछे, मैग्नीट्यूड पूछे, तो एक्चुअली ये होता है ये। ठीक है, मोड ऑफ ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर। तो चीजों को ऐसे करना है, ये होता है हमेशा। कहीं भी आपको देखने को मिले, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पूछ ले आपसे कि कोई वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर 3i प्लस 4j, ठीक है, प्लस 2k है, तो अगर इसका मॉड्यूलस पूछे, मापांक, तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करना आपको। चलिए 2 एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद आप समझ जाओगे। ठीक है, अब देखिए समझते हैं इन 2 एग्जाम्पल को। पहला ये कह रहा है कि भाई ए वेक्टर है 3i प्लस 4j का परिमाण एवं एक्स व वाई घटक ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या पूछ रहा है कि ए वेक्टर है 3i प्लस 4j, उसका मैग्नीट्यूड और एक्स एंड वाई डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट आपको निकालने। कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है भाई a इक्वल टू 3i प्लस 4j, तो सीधी सी बात है भाई, आप इसको तोड़ के देखोगे तो ये क्या है, i यानी कि एक्स वाला घटक, ये तो हो गया भाई, ये आपको सीधा दिख रहा है, दिमाग लगाना नहीं ज्यादा, यानी कि ये क्या हो गया, एक्स एक्स वाला घटक, एक्स एक्स वाला घटक यानी कंपोनेंट। तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स वाला घटक, वाई एक्स घटक, वाई एक्स वाला कंपोनेंट। एक्चुअली रियल में हो क्या रहा है, ये जो वेक्टर है ये देखो ऐसे ये जा रहा है, ये क्या वेक्टर 3i प्लस 4j है, तो इसका जो ये वाला पार्ट है वो क्या 3i है, और ये वाला क्या है 4j है। ठीक, बात क्लियर। ये वाला 3i है, ये वाला हो जाएगा 4j। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, परिमाण, यानी कि मॉड ऑफ ए बार, यानी कि वो क्या हो जाएगा ए, इसको बहुत बार ए भी लिखते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ इसका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस
सॉरी 9 + 16 25, √25 यानी कि 5। ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये कितना जाएगा? 5। बात क्लियर? चलिए अब समझते हैं आगे इसको। ये बोल रहा है कि यदि ए वेक्टर इक्वल टू कितना 3i - 4j + 5k है तो सदिश ए का परिमाण तथा उसकी दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। यानी कि ए वेक्टर आपको दिया हुआ है तो इस वेक्टर के वेक्टर ए का एक तो आपको निकालना मैग्नीट्यूड, क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड, तथा दूसरा है इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। किसकी डायरेक्शन में? इसकी डायरेक्शन, दिए गए सदिश की दिशा में। मैंने बताया था ना जब एकांक सदिश क्या होता है, बताया था कि दिए गए सदिश की दिशा में दिशा। एकांक सदिश वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, परिमाण कितना होता है, 1 होता है, और दिशा दिए गए सदिश की दिशा में होती है। तो दिया गया सदिश कौन सा है? ए है, तो वही तो पूछ रहा है कि उसकी दिशा में एकांक सदिश करेंगे, यानी कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक, तो आपको पता है सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक, बहुत बार इसको ऐसे भी लिख लेते हैं ए वेक्टर, चूंकि अपन मॉड ऑफ ए वेक्टर को ए लिखते हैं तो इसलिए बहुत बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं। अब क्या है, अपने को ए वेक्टर तो पता है, निकालना क्या? सिर्फ मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए कैसे निकालोगे? हो जाएगा वही फॉर्मूला, √x का जो है उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी बीच में क्या आएगा? ये प्लस ही आएगा, समझ गए? यहाँ कहीं भी माइनस नहीं आएगा, सिर्फ जो घटक है वो अपने को लेना। ये यहाँ 3 है या -4 है, यहाँ क्या है? 5 है, 5 का स्क्वायर। यहाँ से देखो तो कितना हो गया? ये 16, सॉरी 9 + 16 और ये 25 अंडरवुड। तो यानी क्या हो गया? 25 25 25 क्या हो गया? 50 हो गया। 50 यानी कि 25 × 2, 25 × 2 यानी कि 25 का 5 12 जाएगा, 5 √2, 5 √2। ठीक है, अब इस 5 √2 को यहाँ पर रख दो तो ए कैप क्या जाएगा? ए कैप एक्चुअल में क्या जाएगा? 3i - 4j + 5k अपॉन 5 √2, ये आ जाएगा ए वेक्टर, ए कैप। ठीक है, अब देखो इसको खोल के लिखोगे तो क्या आएगा? ए कैप इक्वल टू 3/5/√2 आई कैप, फिर -4/5√2 जे कैप अपॉन 5/5√2 के कैप। बात क्लियर? खोल के लिखोगे तो भाई ऐसे होता है भाई, a + b + c/3, तो a/3 + b/3 + c/3 ये होता है चीज। तो ये खोल के लिख दिया, ऐसे हो गया। अब आपको पता है कि भाई एकांक सदिश होता है, यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसका परिमाण कितना होता है? 1 होता है। तो इसका परिमाण निकाल के देखो, इसका घटक इसका स्क्वायर करो, प्लस इसका स्क्वायर करो, प्लस इसका स्क्वायर करो, तीनों का स्क्वायर को जोड़ के रूट करो, क्या 1 आ रहा है? आएगा, देखना। ठीक है, चेक कर लेना। समझ गए? तो हमेशा इतनी बात समझ गए होंगे कि भाई कभी भी आपको कोई भी वेक्टर ए ऐसे दिया हुआ कि भाई xi + yj + z के दिया हुआ है और आपको पूछे कि इसका मॉड निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? √x² √y² और √z²। समझ गए? अगर ये सिर्फ 2 है तो फॉर्मूला कैसे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √x² + y², z वाला हट जाएगा। समझ गए? ठीक है, और यदि सिर्फ एक ही है तो ये फॉर्मूला का काम ही नहीं है, क्योंकि भाई y वाला हट जाएगा तो ये कैंसिल, तो एक्चुअली मॉड ऑफ क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? x। एक्चुअली में x यदि यहाँ नेगेटिव भी है तो आप फिर यहाँ आपको पॉजिटिव लेना है। क्यों? क्योंकि कैसे हो जाएगा? क्योंकि जब आप स्कोर करोगे तो नेगेटिव का स्कोर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा मापांक, मॉड्यूलस। ठीक है, परिमाण भी बोलते हो इसको। ठीक है, बात वही है, परिमाण बोलो, आप मापांक बोलो, मैग्नीट्यूड बोलो, मॉड्यूलस बोलो, बात सेम ही है। ठीक, दोनों एग्जांपल समझ गए? चलिए, तो यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप यूनिट वेक्टर समझ गए, ठीक है, मॉड निकालना समझ गए, ठीक है, मापांक कैसे निकालते हो वो समझ गए, उसके अलावा सम कैसे करते हो, योग कैसे करते हो, उनका
रिजोल्यूशन कैसे करते हो वो भी समझ गए। अब आज की क्लास में एक और आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं, स्थिति सदिश, पोजिशनल वेक्टर, जो भी बहुत जरूरी है समझना। अब देखो, अब पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म में स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर। क्या पढ़ रहे हैं? पोजीशन वेक्टर। इसमें होता क्या है, नाम क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन यानी कि उसकी स्थिति को शो करने वाला। मैंने यहाँ पे तीनों ही एक्सिस लिए, एक्स वाई एंड जेड, ताकि कभी ऐसा भी हो कि भाई तीनों एक्सिस में कंफ्यूजन ऐसे भी चीजें हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, मतलब एक्स और वाई लिया, अगर जेड आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, इसलिए साथ में लिया मैंने। माना कि कोई पॉइंट पी है जिसके निर्देशांक क्या है, जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 z1, कोई पॉइंट क्यू है जिसके जो निर्देशांक है कोऑर्डिनेट है वो क्या है x2 y2 और z2। ठीक है, कहने का मतलब कि भाई p, जो p है, ठीक है, x एक्सिस पे कितना दूर है x1, y एक्सिस पे y1 और z एक्सिस पे z1, कहीं पे ऐसे पॉइंट है। ठीक है, q उसी प्रकार x एक्सिस पे कितना दूर है x2 दूर है, y एक्सिस पे y2 और z एक्सिस पे z2 है साइड। ठीक है, तो यदि आप इस p के स्थिति सदिश की बात करोगे, पोजीशन वेक्टर p के स्थिति सदिश, p के स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो p की स्थिति को शो करेगा, p की स्थिति सदिश। तो एक्चुअली स्थिति सदिश आप कैसे शो करोगे, वो शो करेगा आप ओ पी। अब वो स्थिति हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होती है? मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में। स्थिति हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होती है? मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जो ओरिजिन पॉइंट होता है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक, तो जो ओपी है वो एक्चुअली में क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप, z1 के कैप। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा ओपी सदिश इस दिशा में, यानी कि ओ से इसकी स्थिति क्या है ये। इसी प्रकार क्यू के आप देखोगे, क्यू के स्थिति सदिश, क्यू के स्थिति सदिश, क्यू के स्थिति सदिश मतलब क्या है कि जो क्यू पॉइंट है इसके ओ के रेस्पेक्ट में, ओ यानी कि मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसके क्या है सदिश, यानी कि जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, तो ओ क्यू, वो क्या हो जाएंगे x2i प्लस y2j प्लस z2k। बात क्लियर? ये हो जाएगा क्यू के लिए, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में। समझ गए? ओ से पी की ओर, ओ से क्यू की ओर, तो ये हो जाएगी क्यू की स्थिति, यानी कि क्यू की स्थिति किसके रेस्पेक्ट में? क्यू की पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में? ओ के रेस्पेक्ट में। पी की पोजीशन ओ के रेस्पेक्ट में, ओपी। क्यू की पोजीशन ओ के रेस्पेक्ट में, ओ क्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x2i y2j z2k। तो आप देखोगे ना एक्चुअली में ये ओ है ना, अब ओ से ओ को क्या लिखोगे, यदि ओ मूल बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष, ओ के यानी कि ओ से स्टार्ट होना और ओ पे ही एंड होना। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, ये एक्चुअली में क्या बनता है? नल वेक्टर बनता है। क्या बनता है? नल वेक्टर। ठीक है, शून्य सदिश, जहां पर दिशा तो होती है दिशा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 0, 0i 0j 0k। समझ गए? 0i 0j और 0k। ठीक है, बात क्लियर? अब देखिए, ये हो जाता है मूल बिंदु की ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट। ओ क्यों लिखा? क्योंकि भाई मूल बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष, ओ से स्टार्ट और ओ पे खत्म। ठीक है, जब यहां पर ओ से स्टार्ट पी पे खत्म हो रहा था, ओ से स्टार्ट क्यू पे खत्म हो रहा था। ठीक, अब अपन इनका देखें कि भाई पी से क्यू एक्चुअली में, ठीक है, पी के सापेक्ष क्यू की स्थिति या फिर क्यू के सापेक्ष पी की स्थिति, दोनों केस में अलग अलग होगा। अब मैंने माना कि पहला कह रहा है पी के सापेक्ष क्यू की स्थिति, पी के सापेक्ष, पी के रेस्पेक्ट में क्यू की स्थिति, पी के सापेक्ष क्यू की स्थिति। ठीक है, पी के सापेक्ष क्यू की स्थिति की बात करनी है। किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं? पी के सापेक्ष। किसकी स्थिति?
क्यू की स्थिति। ठीक है, ये सारे अपने जो पोजीशन वेक्टर है जो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे उसमें काम भी आएंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब देखो इसको सही जगह समझना है। जब अपन ने बात की थी कि भाई पी की स्थिति यानी कि ओ के सापेक्ष पी की स्थिति, ओ के सापेक्ष ओ के रेस्पेक्ट में पी की स्थिति ओपी, ओ के सापेक्ष क्यू की स्थिति ओ क्यू, तो पी के सापेक्ष क्यू की स्थिति क्या हो जाएगी, पी क्यू। क्लियर, पी क्यू। ठीक है, अब देखो, अब ये पी क्यू एक्चुअली में होगा क्या, पी क्यू होगा एक्चुअली में ओ क्यू माइनस ओपी, ओ क्यू माइनस ओपी। ठीक है, ये क्यू पी क्यू ऐसा ना, तो ये क्यू आगे आएगा, पी पीछे जाएगा। अब देखो ओ क्यू क्या है, ओ क्यू है एक्स टू वाई टू जेड टू, और ओपी है एक्स वन वाई टू, सॉरी एक्स वन वाई वन जेड वन, ये टू नहीं है क्या रहेगा, एक्स वन वाई वन जेड वन। तो एक्चुअली आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ओ क्यू माइनस ओपी, यानी कि एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, इसी प्रकार y2 माइनस वाई वन जे कैप प्लस k2 माइनस k1, सॉरी k2 माइनस k1, सॉरी अरे k2 नहीं, z2 माइनस z1 k कैप, z2 माइनस z1 k कैप। ठीक, उसी प्रकार यदि आप बात करोगे, अभी ये हुआ कैसे, पहले इसको भी समझाऊंगा। ठीक है, उसी प्रकार जब आप बात करो क्यू के सापेक्ष, क्यू के सापेक्ष पी की स्थिति, वो हो जाएगा क्यू के सापेक्ष ना, वो हो जाएगा क्यू पी, देखिए क्यू से स्टार्ट हो गया पी तक जाना, यानी वो हो जाएगा ओ पी माइनस ओ क्यू, यानी कि ये हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू आई, फिर वाई वन माइनस वाई टू जे, और जेड वन माइनस जेड टू के, जेड वन माइनस जेड टू के। अब देखो ये हुआ कैसे, इस वाले में देखो, अपन ने बात की थी पी के सापेक्ष क्यू की स्थिति, यानी कि पी क्यू, पी से लगाकर क्यू तक। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो, अपन यदि जो त्रिभुज है, त्रिभुज के नियम से हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये भुजा है, ये क्रम ऐसे, ये ऐसे, तो ये उल्टे क्रम में होगा, वो इनकी योग को इफेक्ट करेगा। तो एक्चुअली में जो ओ क्यू है वो क्या शो करेगा, ओपी प्लस पी क्यू, सदिश योग के नियम से यही होगा ना। सदिश योग के नियम से इसमें देखोगे आप, सदिश योग के नियम से, तो ये जाने वाला, ये क्रम दो क्रम जो सेम सीक्वेंस वाला बराबर इस सामने वालों को उल्टे सीक्वेंस में ले, तो ये वाला इन दोनों के योग को शो करेगा। ठीक है, तो ओपी पी क्यू, ठीक है, ओपी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू के बराबर। तो अपने क्या निकालना था, पी क्यू निकालना था ना, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, ओपी इस साइड चला जाएगा माइनस में, ओपी इस साइड माइनस में चला जाएगा, तभी तो फॉर्मूला आया। ठीक है, समझ गए। ये देखो, और जब अपन यही चीज अपन क्यू से पी के लिए करेंगे, क्यू से पी के लिए, तो इसको बोल जाओ, फिर ये लिख लेना आप। ठीक है, क्यू से पी यानी कि डायरेक्शन ये, तो इस केस में दोनों ये सीक्वेंस में ओ क्यू प्लस क्यू पी बराबर उल्टे क्रम वाला इनका योग को शो करेगा, ओपी को। समझ गए। तो यहां से आपको निकालना क्या था, क्या निकालना था, क्यूपी निकालना था ना, तो ओपी माइनस ओ क्यू, ओपी ये उस साइड जाएगा ओ क्यू। समझ गए, तो इसीलिए ये हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली में स्थिति सदिश का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई इस पॉइंट की पी की बात करो, तो पी का वैल्यू भी एक्चुअली ये जो ओपी है ना, ये ओपी एक्चुअली ऐसा ही नहीं आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली में रियल में है क्या, रियल में ये है कि भाई जो पी वेक्टर है, ओ पी वेक्टर, ये एक्चुअली x1 माइनस जीरो, y1 माइनस जीरो, z1 माइनस जीरो ऐसे शो करता है। इसके लिए देखोगे तो ये x2 माइनस जीरो, y2 माइनस जीरो, z2 माइनस जीरो, फिर जाके फॉर्मूला बनाए, लेकिन चूंकि जीरो था इसलिए अपन x1 माइनस जीरो आई थोड़ी दे सकते हैं, y1 माइनस जीरो आई लिखने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, इसलिए अपन क्या लिख दिया x1 y1
और Z1, ठीक है, X2 Y2 और Z2। बात क्लियर? ठीक है, तो चीजें ऐसे होती है। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई हुई। इस तरह से इसको ध्यान से देख लेना एक बार, और ये क्या क्या मैंने बताया इसको एक बार अच्छे से समझना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट वाली चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन जो मैंने बताया ना सारी चीजें, वो एक बार फिर से ऐसे समझना कि मैंने क्या क्या बोला है, फिर उसके बाद आपको ये पोजीशन वेक्टर समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कि भाई पी की स्थिति सदिश, यानी कि कहने का मतलब होता है कि ओ के सापेक्ष में पी की स्थिति, ओ क्या है, मूल बिंदु, हो गया x1i y1j z1k। चूंकि इसका मतलब ये होता है कि भाई इसके निर्देशांक में से इसका निर्देशांक घटा के i लगा दो, फिर इसके y वाले निर्देशांक में से इसका y वाला घटा के j लगा दो, इसके z वाले में से इसका z वाला घटा के k लगा दो। लेकिन चूंकि मूल बिंदु का क्या होता है, सभी 0 0 होते हैं, तो x1 माइनस 0 i, y1 माइनस 0 j, z1 माइनस 0 k, ठीक है, तो 0 घटाया भाई x1 माइनस 0 कितना हो गया, x1 नहीं होगा। उसी प्रकार q के लिए भी अपन ने ये लिखा, और चूंकि मूल बिंदु के क्या होते हैं, मूल बिंदु के ओ से स्टार्ट, ओ पे एंड, मूल बिंदु किसको शो करता है, नल वेक्टर को, ठीक है, शून्य सदिश, जिसका दिशा तो होती है, दिशा तो होती है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, 0i 0j 0k। अब p के सापेक्ष q की स्थिति है, यानी कि p से q तक, p के सापेक्ष q की स्थिति p से q तक, लेकिन जब बात घटाने की आती है तो OQ माइनस OP आएगा। क्या आएगा, अगर कोई ऐसा है ना PQ, तो एक्चुअली वो क्या जाएगा, OQ माइनस OP, ठीक है, यानी कि Q की स्थिति सदिश माइनस P की स्थिति सदिश, समझ गए, ये OQ क्या एक्चुअली में Q का स्थिति सदिश, ठीक है, और OP क्या है, P का स्थिति सदिश। और ये कहां से आया, मैंने बता दिया आपको, ठीक है, त्रिभुज नियम से। त्रिभुज नियम क्या कहता है, एक सदिश ये, दूसरा ये, फिर ये x है, ये y है, और तीसरा कोई सदिश है, इसको अगर उल्टी दिशा में ले लूं, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो तीसरे को मैं ऐसा उल्टा ले लूं, ये z है, तो z वेक्टर किसे शो करेगा, z वेक्टर इज इक्वल टू x वेक्टर प्लस y वेक्टर, z वेक्टर इज इक्वल टू, थोड़ा बोर्ड के साइड चला गया ना, दिख नहीं रहा, हाँ, ये एक्चुअली z वेक्टर बराबर x वेक्टर प्लस y वेक्टर, ये हो जाएगा, क्योंकि उल्टे क्रम वाला इन दोनों सेम सीक्वेंस वाले को योग को शो करता है। तो त्रिभुज नियम होता ही है कि आप जब पढ़ते हो ना तो उसको रट के ऐसे भूल जाते हो, मतलब जल्दी जल्दी में, अच्छा ठीक है समझ गया, डेप्थ तो उसकी समझते ही नहीं हो, ठीक है, उसका उपयोग हर जगह होता है, लेकिन अपन उसको कि हाँ ऐसे होता त्रिभुज नियम, फिर बस बात खत्म, यहाँ मेरे को आता त्रिभुज नियम। वो आता कब है, जब आपको आप उसको यूज कर पाओ, इंप्लीमेंट कर पाओ, ठीक है। ऐसी फिजिक्स में बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए फिजिक्स वीक, फिजिक्स टफ नहीं है एक्चुअली, रियल बता रहा हूँ। अब हर एक छोटी छोटी चीज को समझो ना, उसके बाद बड़ा सा बड़ा कोई भी चीज सॉल्व कर सकते हो, ठीक। इसी प्रकार Q के सापेक्ष P की स्थिति यानी कि QP, यानी कि OP माइनस OQ, पहले ये आएगा, उसके बाद में से ये कटेगा, OP माइनस OQ, ठीक है, तो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्थिति सदिश। तो यहाँ पे ये अपना स्थिति सदिश वाला पूरा होता है, और एक लास्ट लेक्चर बाकी रहा है, इसमें अपन पढ़ेंगे गुणा, सदिशों का गुणा, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल दोनों पढ़ेंगे, और जो भी आपके डाउट है ना उनके सारे क्लियर हो जाएंगे उस लेक्चर में देखने पर, ठीक है। उसके बाद अपन फिर से अपने रियल जो सिलेबस चल रहा है फिजिक्स वाला, उस पर अपन लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच।